हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में क्लास 10th के सिविक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो देखो, ऐसा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ये फेडरलिज्म होता क्या है, हमने उसके टाइप्स पढ़े और हमने फेडरलिज्म को अच्छे से समझा। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि किन बातों के बेसिस पे हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और कहानी की शुरुआत होती है एक टॉपिक से जिसका नाम है हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। इसको समझने के लिए हमें 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करनी होगी। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। एक एक करके समझते हैं, बहुत आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोले तो स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे। अब ये सुनने में जितना सिंपल लगा ना उतना था नहीं। तुम्हें पता है ये जो काम हो रहा था ना, तब हमारे लीडर्स को डर था कि ऐसा ना हो कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने के चक्कर में देश में डिसइंटीग्रेशन फैल जाए। और उनका ये डर ना बेसलेस भी नहीं था। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे हमारा देश पहले 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो अब ऐसा है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई, ये एक जैसी लैंग्वेज बोलने वालों को अलाउ किया गया कि भैया तुम एक स्टेट में रह लो। 1947 के बाद एरिया बाउंड्रीज ये सब हमारे स्टेट्स के चेंज हुए और इनको जब ऐसे स्टेट्स बनाई गई तो ये क्या देखा गया, सबसे पहला तो लैंग्वेज, दूसरा कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ना स्टेट्स बनाई गई। 1947 के बाद ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का काम था ना, ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये जो स्टेट्स है ना, इनको समझ गए ना तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो नागालैंड बना ना, ये कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी के हिसाब से अलग बना। झारखंड रिसोर्सेज और ज्योग्राफी के हिसाब से अलग किया गया। और उत्तराखंड क्या है, वहाँ पे पहाड़ है, तो ज्योग्राफी के बेसिस पे उसको भी एक अलग स्टेट बनाया गया। ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी ना, इससे ना वो जैसा लीडर सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि देश में डिसइंटीग्रेशन फैल जाए, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पता है क्या हुआ, और ज़्यादा यूनिटी बढ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी को समझने के पहले ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो उसका। अब देखो, ऐसा है कि 2001 सेंसस का जो डेटा इकट्ठा हुआ ना, उसमें लोगों से पूछा गया कि अच्छा बताओ तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, तुम्हारी मदर टंग कौन सी है। अब जब वो डेटा इकट्ठा हुआ तो भाई साहब 1500 लैंग्वेजेस निकली जो अलग अलग लोगों की मदर टंग थी। मदर टंग बोले तो मम्मी की भाषा, मम्मी की भाषा बोले तो जिससे तुम घर में बात करते हो। देखो उसका नाम ही क्या है, मदर टंग, मतलब हर घर में यही होता है, मम्मी बोलती है और मम्मी की चलती है, पूछना अपने पापा से। और अगर तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होता ना, तुम्हारे पापा बड़े किस्मत वाले हैं। अब ये जो 1500 लैंग्वेजेस थी ना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और कितने ग्रुप्स बने, 124। अब उस 124 में से 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एग्जाम निकले या वहाँ पे कोई पोस्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा ना, वो इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में से कराएगा। तो कहने का मतलब कि 1500 मदर टंग्स, उसका छोटा ग्रुप और उसमें से भी 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया। एक सबसे अच्छी बात मुझे जो अपने देश की लैंग्वेज पॉलिसी की लगती है ना, वो ये कि हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों को ना यही कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है, हमारे देश की कोई लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज जो भी होंगे, वो भैया हिंदी में हो सकते हैं। पर हिंदी अकेली नहीं है, 22 ऐसी और लैंग्वेजेस अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और एक मज़ेदार बात, इंडिया में ना सिर्फ 41% लोग ऐसे हैं जिनकी मदर टंग
बोले तो मम्मी की भाषा हिंदी है। और अगर सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को भी मिला लें तो भी 50% से कम लोग हैं जिनकी मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी होगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि मदर टंग, चलो भाई ठीक है, अभी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज क्या होती है? तो ये मत सोचना कि फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज फादर टंग, ऐसा नहीं। देखो ऐसा है कि एक लैंग्वेज तो हो गई मदर टंग, इसके अलावा भी तो और लैंग्वेज आती होगी ना तुम्हें। जैसे अभी तुम्हें हिंदी समझ में आ रही, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली तो तुम अंग्रेजी में ही देते होगे, तो अंग्रेजी हो गई सेकेंड लैंग्वेज। और अगर कोई सी और लैंग्वेज आती हो, मराठी आती हो, उर्दू आती हो, तमिल, तेलुगु कुछ आती हो, तो वो हो गई तुम्हारी थर्ड लैंग्वेज। तो ऐसे जब लोगों से पूछा गया तो 50% से भी कम लोग ऐसे निकले जिन्होंने हिंदी को या तो अपनी मदर टंग या सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज बोला। और अगर अंग्रेजी तुम्हारी कमजोर हो ना, बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 0.02% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को अपनी मदर टंग बोला है। और अगर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज वालों को भी मिला लेना तो सिर्फ 11% लोग, बोले तो 11% लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है। तो अपने को नहीं आती तो भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से जियो, मज़े करो। देखो भाई ऐसा है कि इंडिया ना डाइवर्सिफाइड तो पहले से ही बहुत है, पर लैंग्वेज के मामले में प्रॉबेबली हम सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री हैं। तुम खुद सोचो, 1500 मदर लैंग्वेज, बाकी देश ना 2-3 लैंग्वेज में ही ख़त्म हो जाते हैं, और हमारे यहाँ 1500 तो मदर लैंग्वेजेस हैं। अब ऐसा है कि हर स्टेट को ना ये फ्रीडम है कि वो अपने एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, ताकि वहाँ का कामकाज, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उस लैंग्वेज में हो सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना 1965 के बाद से इंग्लिश का यूज़ बंद होना था, पर कुछ स्टेट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, स्पेशली साउथ के स्टेट्स ने इसका अपोज किया, और उसमें भी तमिलनाडु ने ना ज़्यादा ही वायलेंस मचा दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो कोई बात नहीं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी रख लेते हैं। कुछ जो क्रिटिक्स टाइप के लोग होते हैं ना, क्रिटिक्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा समझदार टाइप के लोग, उनकी बातें अपने जैसे लोगों को तो समझ में ही नहीं आती। उनको ऐसा लगता था कि ये इंग्लिश को पता है क्यों रखा गया, ताकि कुछ स्पेशल लोगों का, बोले तो बड़े बड़े लोगों का फेवर किया जा सके, उनको खुश रखा जा सके। खैर छोड़ो, अपने को क्या करना, अपन तो इस बात में ही खुश रहो कि कोई लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश की जो सरकार है ना, उसके एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ में से एक है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, मतलब हिंदी को फैलाना, हिंदी का प्रमोशन करना। पर ये बात कहीं से भी ऐसे नहीं समझी जा सकती कि सरकार ज़बरदस्ती करे कि नहीं आपको हिंदी बोलना है। प्रमोशन एक अलग चीज़ है और फोर्स्ड इम्पोजिशन एक अलग चीज़ है। तो सरकार चाहती है कि हिंदी फैले फूले बड़ी हो, लोग उसके बारे में जाने समझें, पर कहीं से भी किसी को भी फोर्सफुली इम्पोज नहीं किया जा सकता कि आपको हिंदी में ही बात करनी है, ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी टॉपिक पे इस लेक्चर के, जिसका नाम है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जितनी स्ट्रॉन्ग होएगी ना, फेडरलिज्म उतने ही सक्सेसफुल होएगा। और वैसे भी पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से ही क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ना साथ साथ मिलके शांति से बड़े प्यार से काम करें, ताकि देश में सारा सिस्टमेटिक काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता रहे। तो अब देखो, जब हमें आज़ादी मिली थी, बोले तो 1947 के बाद, तब ना एक ही पार्टी को लोग जानते थे, और उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी की सरकार थी? बोले तो कांग्रेस। स्टेट गवर्नमेंट्स में कांग्रेस। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी ना, उसमें कांग्रेस के टॉप लीडर्स आते थे, उनको कहते थे हाई कमान, आला कमान। और जो चीफ मिनिस्टर्स होते थे, हालांकि लीडर तो वो भी बड़े होते थे पर थोड़े कम। तो अब किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास ना तो इतनी अथॉरिटी होती थी, और ना बेचारों के पास इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपनी पार्टी के टॉप लीडर्स के अगेंस्ट या उनसे कुछ बोल सकें। तो
तो भैया ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझती थी, दादागिरी दिखाती थी और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ना अंडरमाइन करती थी। अंडरमाइन बोले तो हल्के में ही ले लेती थी, क्योंकि पता है कि भैया सेंटर में भी अपना ही राज है, स्टेट में भी अपना ही राज है, कोई बोलने वाला तो है नहीं। और कभी कभी तो पता है क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके ना सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। ये सब चेंज हुआ कब? 1990 से। 1990 ना वो दौर था जब रीजनल पार्टीज थोड़ी पॉपुलर होने लग गई, उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई। रीजनल पार्टीज बोले तो उनकी जो सरकार थी वो पूरे देश में या सारी सारी स्टेट्स में लोग नहीं जानते थे, अपने रीजन की बड़ी पॉपुलर पार्टी थी। तो जब इन पार्टीज का राइज होना शुरू हुआ, जब इन पार्टीज को पॉपुलैरिटी मिलनी चालू हुई, तब दौर आया कोएलिशन गवर्नमेंट का। अब देखो 1990 ना वो दौर था जब सेंटर में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती थी, मिली जुली सरकार होती थी। मिली जुली मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको अच्छे से समझो। देखो ऐसा है कि इंडिया में ओवरऑल ना 545 सीट्स हैं। अब अगर किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी चाहिए तो उसको कितनी सीट्स जीतनी पड़ेंगी? 273। अब बाय चांस ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को 273 सीट्स नहीं मिली तो क्या होगा? तो वो पार्टी मेजॉरिटी में आ नहीं सकती। और मान लो कि किसी पार्टी को 273 सीट्स मिली नहीं, तो क्या करती हैं पार्टीज? जैसे कोई एक पार्टी है जिसको 220 सीट्स मिल गई, कितनी कम पड़ गई? 53। तो वो 53 सीट्स ना रीजनल पार्टी से सपोर्ट मांगती कि चल भैया तू भी आ जा हमारे साथ, थोड़ी सी तू सीट्स पे हमको सपोर्ट कर दे। और ऐसे दो चार पार्टीज को मिलो के किसी तरह 273 सीट्स अपने फेवर में कर लेती है। अब ऐसे में क्या हुआ, छोटी मोटी पार्टीज ही सपोर्ट करेंगी। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि कभी इंडिया की पॉलिटिक्स में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये जो रीजनल पार्टीज थी, जब इन्होंने एक मेन पार्टी को सपोर्ट किया तो क्या हुआ, ये रीजनल पार्टीज कहाँ तक पहुँच गई? सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू भी बढ़ी और इनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आया कि अब अपन ना इनको हल्के में नहीं ले सकते। पता चले अपन ने इनके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का सोचा और इस पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो जिसकी सरकार गिराने चले थे उसके पहले खुद की सेंटर से सरकार गिर जाएगी। अब सेंटर में जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थोड़ी कम हुई। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ना मुश्किल बना दिया। क्या मुश्किल बना दिया? स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जब स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुबह सुबह नींद खुल गई, जल्दी उठ गए, सोचा कोई काम नहीं है, क्या करें, तो चलो उस वाली स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते। पर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। उसने बोल दिया कि बेटा ये ना हो पाएगा। ऐसा थोड़ी कि जब तुम्हारी मर्जी तब तुम उठो सुबह और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। अब इसी के साथ आज के ज्ञान की समाप्ति। इस चैप्टर को हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि रहेगा इसका थर्ड पार्ट। जब तक तुम ना सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, इसलिए नहीं कि अपने को कोई से स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करना है, इसलिए कि अपने को अच्छे से पढ़ाई करना है।